हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एक वीडियो के अंदर इसकी लेंथ में भी 30 मिनट की हो या 25 मिनट्स की हो सकती है। होपफुली कोशिश करेंगे कम से कम ही रखें, पर इस वीडियो के अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है। आप एग्जिट टाइम तक स्किल्स 02 पर इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको 99% और हम दोनों को मिलके कंसेप्ट्स जो होते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो चुके होंगे और टॉप नॉच लेवल के हुए होंगे। और आज संडे है और संडे स्पेशल के अंदर हम डीएसए क्लास का लेक्चर बन लेने वाले हैं और उससे पहले हमें आना चाहिए जावा, पाइथन, सी प्लस के अंदर का बेसिक कंसेप्ट। तो मैं बेसिक कंसेप्ट तो बताने वाला हूं, पर रेफरेंस तो मुझे कोई लैंग्वेज का लेना पड़ेगा। तो उस लैंग्वेज के लिए हम ले रहे हैं जावा। और आप चाहते हैं कि जावा के अंदर बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कोर जावा को कंप्लीट कर दें विद इन अ मंथ, तो विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ 3 मंथ। तो एक काम करो ना, स्किल 02 पर यूट्यूब चैनल पर जाओ, आ चुके हो, प्लेलिस्ट को ऑन करो और स्टार्ट कर दो। मैं पढ़ा चुका हूं पहले से ही और हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया है और आपको इतना टाइम नहीं है बेसिक कंसेप्ट सीख के ही काम चलाना है। तो एक काम करो, बने रहो इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फॉर जावा लैंग्वेज को रेफरेंस लेके चलते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज को रेफरेंस मान सकते हैं। और रही बात, अब बारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है ये बताने की मुझे नीड नहीं है। आप इतना मान लीजिए, जो चीज हमारे टास्क और हमारे कोई भी परफॉर्मेंस या डिजायर रिजल्ट को अचीव करना है, किसके साथ कम्युनिकेट करके, कंप्यूटर के साथ या फिर हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसमें हेल्प करती है क्या, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना मान के चलिए। और अभी भी लगता है कि कोई दिक्कत है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना है और समझना है और कौन सी प्रोग्रामिंग चूज करनी है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रास्पबेरी, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपको चूज करनी है। तो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कर लीजिए, फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। तो अब बारी आती है किसकी, वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं तो मैं जानता हूं आपको पता है, तो बिगिनर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें वेरिएबल्स के बारे में एक डीप नॉलेज मिलने वाली है। तो कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा। जो आप देख रहे हो तो रिपीट कर लेंगे तो आपकी मेमोरी में वैसे ही फिट हो जाएगा, कंप्यूटर की नहीं, आपकी मेमोरी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा टाइप। जैसे कि हमारे घर पे काफी सारे कंटेनर होते हैं, तो हर कंटेनर में अलग अलग चीज होती है। जैसे मैं आपको बोलूं, ये वाटर बोतल है, तो ये वाटर बोतल वन टाइप ऑफ कंटेनर है और इसके अंदर क्या कंटेन कर रखा है, पानी को। तो पानी क्या हो गया, डेटा, और ये कंटेनर, और ये होल्ड क्या कर रहा है, पानी को। तो बेसिकली तो ये क्या हो गया, अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा। तो डेटा तो इस टाइम में जो डेटा का काम कर रहा है वो कर रहा है पानी का, और ये वन टाइप ऑफ कंटेनर है। इस कंटेनर ने होल्ड कर रखा है इंक को, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, वन टाइप ऑफ वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल का डेटा टाइप भी होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In Java, variable are declared by specific the data type. Data type क्या होता है आगे बताने वाला हूं, पर इतना मान चलो एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है। जैसे चावल का कंटेनर अलग है तो उसका डेटा टाइप क्या हो गया, चावल हो गया। या फिर हमारा दूसरा कंटेनर हो गया मार्कर, तो मार्कर का डेटा टाइप क्या हो गया, इंक हो गया। या फिर आती है बारी, हमारा सेल फोन होता है तो उसके अंदर क्या होती है, बैटरी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसका डेटा टाइप क्या ले सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, फोन डेटा टाइप रख लो, क्योंकि स्पेसिफिक रखना पड़ता है। बैटरी रखोगे तो अलग कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है, स्पेसिफिक, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल। नेम ऑफ द वेरिएबल भी हमारा स्पेसिफिक होगा। दो वेरिएबल सेम नाम के आप एक चीज के अंदर यूज नहीं कर सकते। हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप लेते हैं तो बात अलग है, पर सेम नाम के करोगे तो क्या कंस्ट्रेंट आ जाता है, कौन सा, कॉपी कंस्ट्रेंट। सेम कॉन्सेप्ट। तो वो सीधी बात है, आपके एक घर में दो भाइयों के नाम सेम हो सकते हैं परिवार में, पर एक घर के अंदर दो बच्चों के नाम सेम तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ लोग रख ले तो बात अलग है इन फ्यूचर। तो अब बारी आती है से हम लिखते कैसे, तो पहले आता है हमारा डेटा टाइप, फिर आता है वेरिएबल नेम, जो वेरिएबल का नेम रख सकते हो। आपका स्पेसिफिकेशन नेम, जैसे अभय नाम मेरा है तो मैं यहाँ रख दूं अभय का नाम, या फिर मैं यूट्यूब चैनल का नाम रखते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका नाम स्किल 02 पर रख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या है, हम उसके अंदर स्किल सिखाते हैं। उसका डेटा टाइप क्या है, डोमेन है, एजुकेशन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, वेरिएबल। एक तो हो गया, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है क्योंकि ये इस वैल्यू को असाइन दे रहा है। हम एक काम करते हैं, वैल्यू को असाइन नहीं करना चाहते, बस हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं तो हम लिख लेते हैं ना, कोई डेटा टाइप लिखा, डेटा टाइप,
और x नाम बना लिया कि हम x वेरिएबल को आगे यूज करने वाले हैं फर्दर इन प्रोग्रामिंग में। तो ये होता है हमारा वेरिएबल। अब बारी आती है कि डेटा टाइप क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में दो जगह डिवाइड हो रखा है। पहला हो रखा है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये डिफरेंट क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, काफी बच्चे ये जानने के बाद भी नहीं बता पाते कि इसका डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं उन्हें आता नहीं है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आज कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर देंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर दो टाइप होते हैं। पहला होता है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप और दूसरा होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर सिर्फ सिंगल टाइप होता है, उसका नाम होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। रिपीट करके लिख दिया है, कोई जरूरत नहीं थी इस लाइन की। अब बारी आती है प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर जो पहला टाइप है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ये नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्योरली नंबर यूज ही नहीं होते। इसके अंदर ओनली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। तो कौन सी अल्फा न्यूमेरिक? अल्फा न्यूमेरिक बोले तो ABCD लेटर्स, इसमें स्पेलिंग्स ये होती हैं इसके अंदर यूज। बुलियन देखो, आप जानते हो बुलियन सिर्फ दो ही वैल्यू हमें देता है, पहला देता है ट्रू, दूसरा देता है फॉल्स। डिफॉल्ट वैल्यूज की क्या होती है, फॉल्स या ट्रू? कमेंट करके बताइए। जो कमेंट पहले करेगा उसका नाम रिवील किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो बारी आती है दूसरा कैरेक्टर। कैरेक्टर भी सिंगल होता है, S लिखा होगा, V लिखा होगा या आपकी प्यारी सी क्यूट सी X लिखा होगा। अब बारी आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप भी दो टाइप्स का होता है। एक में होता है इंटीजर वैल्यू, दूसरा होता है फ्लोट वैल्यू। इंटीजर बोले तो फुल वैल्यू, जिसका कोई भी मतलब कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो, जैसे कि फुल हार्ट हो गया और फ्लोट के अंदर ब्रेक डाउन हो गया है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कभी नहीं भूलोगे। भूलेंगे कैसे, ये तो हमेशा ही हो रखा होता है। तो बारी आती है इंटीजर वैल्यू के अंदर क्या होता है, वाइड, इन, शॉर्ट, लॉन्ग। अब इनके बारे में बताएं, जैसे इंटीजर होगा, शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, वाइड होगा। ये तो इंटीजर की श्रेणी में आते हैं, ये फुल वैल्यू रखते हैं, पूरा हार्ट होता है इनके पास। इनका मतलब ब्रेकअप अभी हुआ ही नहीं है, या पता चली पहले ब्रेकअप होने से पहले वही नहीं हुआ। अब बारी आती है फ्लोट पॉइंट। अब फ्लोट पॉइंट के अंदर क्या होता है, तो फ्लोट होता है और दूसरा होता है डबल। तो ये क्या होता है, पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यूज आती है इसके अंदर। यहां तक हमें समझ में आ गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर पहला टाइप नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप, दूसरा बुलियन होता है, दूसरा होता है न्यूमेरिकल डेटा टाइप। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट। इसमें बुलियन एंड कैर। देखो पहली बात, थोड़ा थ्योरेटिकल जाना जा रहा है, पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ही चाहिए। तो इंटरव्यू में भी आपके बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभार दिमाग से निकल जाता है, इसके लिए लेक्चर रखा गया है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, और भी चीजें आती हैं, आगे आपको सर डिस्कस करते रहेंगे। पर अभी इनिशियल फेज पे आपको सिर्फ इतनी ही जरूरत है। अब बारी आती है कि जो वेरिएबल्स के साथ जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं वो यहां से तो उठा के लेके जाते हैं। अब बनेगा वेरिएबल का, जैसे कि हमने लिख रखा था डेटा टाइप, एक मिनट DT कर लेते हैं, डेटा टाइप रखा था, उसके बाद बेयर नेम और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया था और यहाँ पे हमने कोई वैल्यू दे दी थी, ठीक है, और यहाँ पे खत्म कर दिया था। अब बारी आती है DT। अब DT डेटा टाइप। डेटा टाइप कौन सा होता है, इंटीजर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं सिंपल रखने के लिए इंटीजर, और वेरिएबल का नाम रख लेते हैं स्किल 021। न्यूमेरिकल भी यूज कर सकते हो और साथ साथ में ये अल्फा न्यूमेरिकल भी। अब बारी आती है वैल्यू क्या रखें, वैल्यू क्या रखते हैं 0 to 1, 0 से लेके 1 तक। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप। रियल लाइफ में जो डेटा टाइप हमने एग्जांपल लिया था मार्कर का, तो मार्कर के अंदर जो इंक है, मार्कर है, वो हमारा डेटा टाइप है। और इसके अंदर जो हमने वैल्यू होल्ड कर रखी है वेरिएबल के अंदर, उसका नाम क्या है, इंक। जैसे बोतल है तो बोतल, वाटर बोतल क्या होल्ड कर रही है, वाटर। तो वाटर इसका क्या है, वैल्यू है इसकी, डेटा टाइप नहीं है। डेटा टाइप क्या है इसका, बोतल है, ये होल्ड करेगी। प्लास्टिक की बोतल, इसकी जो प्रॉपर्टीज है जो इसके अंदर होल्ड करने वाले हो, स्पेसिफिक बोतल के अंदर हम बोल दें कि वाटर, जैसे कि आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट देता हूं, ये बोतल है। अब मैं बोलता हूं बोतल का जो डेटा टाइप है वो पानी है, तो हम इसे पानी ही रख सकते हैं, दूसरी चीज नहीं रख सकते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि बोतल के अंदर हम दूध भी रख सकते हैं,
चाय कॉफी जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब तो इसका डेटा टाइप गड़बड़ हो गया, तो वैसे ही हम वेरिएबल के अंदर डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे। पर आप चाहते हैं कि फाइनल बना दें, तो आपको एक इसके लिए आप बताइए, क्विज पूछता हूं, उसका आंसर भी दे दूंगा कि इसमें हम कौन सा डेटा टाइप बोतल के साथ रखें जो हर टाइम फिट बैठे। तो बताइए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आंसर है लिक्विड रख लेंगे। लिक्विड में सारा आ जाता है। अरे भैया कुछ तो दिमागदार इंजीनियर भी बैठे हैं, बोलेंगे भैया हम तो एक काम कर रहे हैं, कंकड़ रख लेते हैं। तो कंकड़ के लिए वो तो थोड़ी खरीदते हो भाई, और कंकड़ रख लेते हो तो स्टोन्स रख लेना, इतना ही दिमाग चला रहे हो। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑपरेटर के बिना हमारी जैसी जिंदगी खाने के बिना अधूरी है, वैसी प्रोग्रामिंग अधूरी है। पहला ही हमने ऑपरेटर यूज कर लिया था इसके अंदर, हम इसके अंदर मैक्सिमम ऑपरेटर यूज करते हैं। हम ऑपरेटर के बिना काम ही नहीं हो सकता। हमें न्यूमेरिकल करने ही होंगे, हमें कोई लॉजिक बिल्ड करना ही होगा, कोई ना कोई प्लस माइनस कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स यूज होनी है। तो आइए अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर्स को अच्छे से जान लेते हैं। तो ऑपरेटर्स हमारे बेसिकली 9 टाइप्स के दिए होते हैं, और जनरली हम 7 और 8 ही यूज करते हैं, और उसमें भी हम फर्स्ट थर्ड यूज ही करते हैं। तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है पहला, दूसरा होता है यूनरी। तो एक काम करते हैं, साथ साथ बता भी देते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या जो होता है वो होता है प्रिमिटिव टाइप। ये याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भी, और ये इंटरव्यूअर भी क्वेश्चन होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप होता है। प्रिमिटिव टाइप में यूज जनरली करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एडिशन होता है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूल होता है, और माइनस होता है। यूनरी ऑपरेटर जो होता है वो सिंगल ऑपरेंड्स के लिए यूज करते हैं। इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, जब हम लिखते हैं ना फॉर लूप लगाते हैं तो इंक्रीमेंट करते हैं, ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, ए लग लो, आई ले लो, जो भी आपको रखनी है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने दिखा भी रखा है, इंक्रीमेंट के लिए अप साइन, डिक्रीमेंट के लिए डाउन साइड। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी मैंने वेरिएबल बनाया था तो बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर किसका यूज किया था, इक्वल टू का यूज किया था। अब प्लस, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनके आगे, मतलब उनके आगे वाले पे लगा दो इक्वल टू, ये हो जाता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर। इससे तो हमारे रियल लाइफ में भी जरूरत होती है और कोडिंग में भी जरूरत होती है। देख रहे हो कितनी प्यारी कोडिंग है, कितनी प्यारी लैंग्वेज है जो आपको रिलेशन भी दे रही है। कैसा रिलेशन दे रही है भैया, आप भी मजे ले रहे हो, मैथ तो हमें ले ही रही थी, आप भी लेने लगे मजे। अब बारी आती है रिलेशन ऑपरेटर। इक्वल इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है। अब मान लो किसी चीज को इक्वल बनाना है, जैसे कि x इक्वल टू एक्स डैश, तो ये इस प्रोग्रामिंग में ये बताता है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, याद रखना। तो इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, नॉट इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू कर दो तो नॉट इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे हो गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ हो गया लेस देन, हो गया लेस देन इक्वल टू, हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक हर जगह यूज होता है। हमने देखो फिजिक्स पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ के आए, जब भी आप मैथमेटिक्स करते हो और फिजिक्स नहीं भी पढ़ी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा इसके बारे में इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे सर्च करना है कि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और क्या होता है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जिसको डिटेल में जानना है। वीडियो बनी पड़ी है, इसी साधारण लैंग्वेज में समझाया है। यहां तो मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूं, वहां पे कोडिंग भी कराई है, साथ साथ में एग्जांपल भी दिया है। स्पेसिफिक टाइम है, एक वीक का टाइम होता है, उसमें देख लेना क्या दिक्कत है। सैटरडे संडे में वीडियो मिल रही है ना भैया, सैटरडे वाले दिन तो वीडियो नहीं आई थी, आज तो संडे है। पहली बात तो कि हमने डिसाइड किया था कि आज संडे को हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से फ्री होकर पढ़ाएंगे। जल्दबाजी में वीडियो बनती नहीं है अच्छी। और कल क्विज का एक क्वेश्चन डाला था, उसका आंसर दीजिए, और हर डे 2-3 क्वेश्चन में डालता रहूंगा जो हमारे इंटरव्यू को बेटर करते रहेंगे। अब बारी आती है टर्नरी ऑपरेशन। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि एंड हो गया, लॉजिक एंड हो गया, और जिसमें क्या होता है कि बोथ कंडीशन ट्रू होगी। जब बोथ कंडीशन ट्रू होगी जब ये लॉजिक ऑपरेटर काम करता है। और में क्या होता है, और में सिंपल होता है ना, और में क्या होता है कि एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है। नॉट लॉजिक हो गया। और बारी आती है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एक्सऑर हो गया। एक्सऑर का सिंबल ये पार वाला होता है जब कैलकुलेशन करते हैं। और बारी आती है ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, सिमिलर जैसा होता है ना, उसे बोलते हैं और।
नहीं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट बिटवाइज ऑपरेटर। अब शिफ्ट ऑपरेटर, हमें कभी लेफ्ट शिफ्ट करना होता है, राइट शिफ्ट करना होता है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट का हो गया, ये हो गया सिंगल राइट शिफ्ट, और ये हो गया हमारा अनसाइड राइट शिफ्ट, ट्रिपल लगा रखे हैं मैंने, इसे बोलते हैं अनसाइड लेफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट। ठीक है, अब बारी आती है 9th नंबर को, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है और जनरली बच्चे इसे पढ़ते ही नहीं है, लास्ट होता है, हल्के हम ले लेते हैं। अब बारी आती है इंस्टेंस ऑपरेटर करता क्या। इंस्टेंस ऑफ द ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर टाइप चेकिंग। ये चेक करके बताता है कि हमारे पास जो भी चीज है, डेटा टाइप है, उसका टाइप क्या है। तो बेसिकली यहां तक हमें समझ में आ चुका है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम जंप करते हैं कंट्रोल लेते हैं। चलो, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है आइए। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, पहला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट है ये, किसका, बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए। और लूप स्टेटमेंट होता है, और तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट। तो डिसीजन स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करते हैं तो इफ होता है स्टेटमेंट। तो इफ हमारा, अगर हमारा बताते हैं हिंदी बोली तो अगर, तो इफ कंडीशन, जैसे कि दो कंडीशन हमें यूज चेक करनी है, जैसे कि मैं मार्केट गया तो क्या होगा, मैं मार्केट नहीं गया तो क्या होगा। दो ऑप्शन है, दो कंडीशन होंगी, एक इफ में आ जाएगा, दूसरा एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो इफ एल्स हो गया, इफ एल्स लैडर हो गया, एल्स इफ लैडर हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे इफ के अंदर कैटेगराइज्ड। ये हमें समझ में आ गया कि हमें इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों यूज करनी पड़ती है। अब बारी आती है स्विच स्टेटमेंट। इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं और काफी सारे इसके केस दे देते हैं। ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसी कंडीशन आती है जिसकी क्या होता है, हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस प्रॉब्लम के काफी सारे सॉल्यूशन भी होते हैं, एज वेल एज उस प्रोग्राम को स्टक करने के लिए भी काफी सारे केस बनते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सारे ही केस लिख लेंगे और सारे सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब बारी आती है कि तुम्हारा कौन सी वाला केस बैठता है, उस केस के हिसाब से क्लिक करेंगे और हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आउटपुट। वो काम करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब बारी आती है लूप स्टेटमेंट की। हम यूज क्या करते हैं, हमें कोई भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी हो, जिसे हमें रिपीटेडली क्या कराना हो, एग्जीक्यूट कराना हो। क्योंकि रिपीटेडली इन द सेंस ये नहीं कि एक ही चीज को, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 100 पैम्पलेट छपवाने हैं। अब 100 पैम्पलेट को एक एक करके तो आप छपाओगे नहीं। आप आपको मान लो ये पेन की क्वांटिटी बनानी, तो अब एक पेन बनाओगे, डिजाइन कर लोगे, दोबारा आप भेज दोगे मशीन में, वो बना के डालती रहेगी, तो एक लूप लग जाता है। किसके लिए, एक क्वांटिटी पता होती है। अब बारी इसके अंदर पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो पहला होता है डू वाइल लूप, तीसरा होता है वाइल लूप, फॉर लूप, फॉर ईच लूप। तो स्टार्ट करते हैं, डू वाइल लूप क्यों यूज करते हैं। यूज करते हैं जब हमें पता ही नहीं होता कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने बार होने वाला है, कितने नंबर ऑफ उसके लूप चलने वाला है। हमें फिर भी हमें एटलीस्ट एक तो हमें क्या चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन चाहिए होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। वाइल जो लूप होता है हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या पता नहीं होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने जाने वाले हैं। हमें एडवांस में नहीं पता होता है कि हमें पता ही नहीं यार कितने हमें टेम्पलेट छपवाने हैं। जब हमें क्या करना होता है, वाइल लूप, जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, जब तक क्या ना हो जाए, फॉल्स, या फिर हमारी वहां पे सेटिस्फैक्टरी रेट ना मिल जाए, तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर ईच लूप क्या होता है, इसका उल्टा, हमें क्या होता है, नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें पता होता है, या फिर हमें नंबर ऑफ क्या होता है, डिजायर रिजेक्ट हमें पता होता है कि हाँ यार ये इतना ही जाएगा, हाँ ये हमारी अपेक्षा में ही रहेगा। तो उसमें हम यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर ईच लूप हम जब करते हैं जब हमें एरे के अंदर ट्रैवर्सिंग करनी होती है, वन बाई वन एक एक चीज को हमें क्या करना होता है, चेक करना हो, ट्रैवर्स करना हो, तब हम किसको यूज करते हैं, फॉर ईच लूप। जब हम बोलते हैं ना फॉर ईच लूप लगा ले भाई, एक काम कर, ट्रैवल तुम्हें करना है, उसकी क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ काउंट निकालना है या कुछ भी करना है, ग्रेटर देन, सॉर्टिंग वॉर्टिंग करना है, तो मैक्सिमम हम फॉर ईच लूप यूज कर लेते हैं। अब बारी आती है जंप स्टेटमेंट। क्या होता है, जंप करना। एब्सोल्युटली हमें कुछ पार्ट को जंप कर देना है, वो हमें चाहिए ही नहीं, उसमें जंप स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि हम एक पार्टी को, मतलब कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे क्या कर देता है, लूप को ब्रेक डाउन कर देता है, उसके बाद वो आगे रन नहीं करेगा। ब्रेक हो गया ना आपका, मतलब कि एक चीज होता है ना, जैसे कि हम
स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। तो एक केस हो गया। अब उसके बाद हमने ब्रेक यूज कर लिया। क्यों ब्रेक यूज करते थे? क्योंकि हमें आगे वाला प्रोग्राम नहीं चाहिए। अब बताओ आपको फालतू के सजेशन क्यों चाहिए जब स्पेसिफिक सजेशन दे सकता है स्विच स्टेटमेंट। एक केस आपको दे सकता है। चैट जीपीटी और एक नॉर्मल ब्राउजिंग में अंतर क्या है? चैट जीपीटी जो है वो हमारा काम करता है? वो काम करता है कि हमें स्पेसिफिक नॉलेज देता है, और गूगल हमारा क्या कहता है, सारी इंफॉर्मेशन निकाल देता है, उसे हमें ढूंढना पड़ता है। इसके लिए हम ब्रेक यूज करते हैं। अब बारी आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? जिसकी मान लो हमने जंप कर लिया, कहीं एक पार्टिकुलर पर्सन छोड़ दिया, उसके बाद वो रुकेगा नहीं, वो आगे कंटिन्यू करता रहेगा। बेसिकली कुछ पार्ट को कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि कभी कैसा होता है ना कि बीच में कुछ दिक्कत आ गई कोड में और हमें आगे आइटरेट करना है कि यार ठीक है i=1 पे ये प्रिंट ना हो और आगे वाला प्रिंट हो जाए। कंटिन्यू लगा देते हैं। ब्रेक लगा दिया होता उसके बाद तो फिर i=1 आते हैं वो भैया अब नहीं जाएंगे, अब तो ब्रेक लग गया है, अब हमारे रोक लग गई है, अब हम आगे जा ही नहीं सकते, हम 18 साल से नीचे हम इसके अंदर जा ही नहीं सकते, अब हम 18 साल के ऊपर हो गए, अब हम वोट दे सकते हैं। आप कहां जाने की सोच रहे थे? अब बारी आती है कि हमारा कंडीशन स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, अब पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होता है। तो बेसिकली मैं फंक्शन आपको ऐसे ही बता देता हूं, क्योंकि उसके बारे में बताने के लिए एक कोड की जरूरत पड़ेगी, और वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो के साथ मिलेगा। अब बारी आती है फंक्शन की। तो फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं? तो जब भी हम फंक्शन का नाम आता है तो ये बहुत प्यार करता है प्रोग्रामिंग को, क्योंकि ये डेवलपर की करता है हेल्प। क्या हेल्प करता है? रिड्यूस कर देता है लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड्स। कोड लाइन की जो कोड होते हैं ना, एलओसी, लाइन ऑफ कोड को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। स्पेस कम यूज करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को घटा देता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी घटा देता है, क्योंकि रीयूजेबल है, एलओसी भी है। हम कभी कभार स्पेसिफिक कीवर्ड भी यूज करते हैं, जैसे पीएसबीएम करते हैं, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक वॉइड जब यूज करते हैं तो हम किस फंक्शन के थ्रू करते हैं? तो फंक्शन हमारा जनरली यूज इसके लिए होता है कि हमें एक पार्टिकुलर कोड हमने पहले लिख लिया है, जैसे मान लो हम PSBM लिखते हैं, या एक काम करते हैं, हम एक SOUT लिखते हैं ना, system.out.println, तो SOUT को हम एक फंक्शन में डाल देते हैं और इस फंक्शन का हम रख देते हैं P नाम रख देते हैं। जब भी हमें प्रिंट कराना होगा तो हम P को कॉल करा लेंगे और हमारा ये सारा कुछ कॉल हो जाएगा, और जो आंसर लेना होगा वो आंसर भी आ जाएगा। P के अंदर जो भी डाल दो, XYZ जो भी प्रिंट कराओगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो हेल्प से हो रहा है फंक्शन की। अभी भी फंक्शन समझ में नहीं आया तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए, वीडियो देखिए, पर मैं मानता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका कि फंक्शन क्या होता है। अब बारी आती है IO मतलब इनपुट और आउटपुट इन जावा। तो पहले काम करते हैं, इनपुट से स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट मतलब क्या होता है? बेसिकली आप याद रखना है, स्कैनर क्लास की हेल्प से हम क्या लेते हैं? इनपुट। तो इसके ये होता है किस पैकेज में आता है? तो ये आता है जावा यूटिल पैकेज के अंदर आता है। जब भी हमें करना पड़ेगा तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जावा यूटिल पैकेज स्टार्ट करके जो कराते थे। अब बारी आती है क्या है? ये प्री डिफाइंड क्लास होता है, हेल्प टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब बारी आती है, इसके लिए काफी सारे मेथड्स होंगे, तो लिखते कैसे? जैसे हमने स्कैनर लिखा, ऑब्जेक्ट नेम लिखा, हमें किस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराना है, क्या जो वैल्यू यूजर दे रहा है। अब बारी आती है न्यू लिखना पड़ेगा कि न्यू होगी। अब स्कैनर होगा और उसके बाद system.in होगा। अब इसके मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है? नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन क्यों यूज हो रहा है? बेसिकली स्टूड होता है स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट इंट मालूम भी पड़ रहा है, इंटीजर के लिए। नेक्स्ट फ्लोट भी मालूम पड़ रहा है, फ्लोट वैल्यू के लिए। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स के लिए। डबल मतलब कि बड़ी जो डेसिमल वैल्यू जो होती है डबल के अंदर आ गई। तो यहां में हमें समझ में आएगा कि ये होता है हमारा क्या? इनपुट। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, क्योंकि जब आगे डीए से पढ़ेंगे वैसे ही आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे से टॉप नॉच लेवल के। अब बारी आती है आउटपुट system.out.println। तो ये प्रिंट होता है, तो एलन भी लगाना चाहो लगा लो। ये होता है हमारा आउटपुट स्टेटमेंट। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? आउटपुट ले लेते हैं। ये भी प्री डिफाइंड होता है, हमें लक्ष्य बनाया थोड़ी है भाई, ये पहले से प्री डिफाइंड होता है। ये इससे हम क्या क्या ले सकते हैं? वेरिएबल के एक्सप्रेशन को हम प्रिंट करा सकते हैं। एक्सप्रेशन कुछ भी हो गया, कुछ भी जो हमें वैल्यू प्रिंट के लायक है, आउटपुट से प्रिंट हो सकती है, उसे हम आउटपुट निकाल लेंगे। ये भी प्री डिफाइंड क्लास होता है। बेसिकली ये डिफॉल्ट एक पैकेज होता है, उस पैकेज का नाम बताइए जल्दी। नहीं पता तो आज बताते हैं। जावा के अंदर लेन
LANG लैंग जो पैकेज है वो डिफॉल्ट पैकेज की श्रेणी में आता है और ये हमेशा जावा के प्रोग्राम लिखते ही क्या होता है, डिफॉल्टली एक्टिव हो जाता है। और ये इसके सिस्टम्स होते हैं, पहला हो गया प्रीडिफाइन, दूसरा हो गया जावा लैंग पैकेज। तो अब यहां तक हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं थियोरेटिकली अच्छे से क्लियर हो चुके हैं और आपको लगता है कि और भी बेसिक जाना चाहिए और भी डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी से डाइव कीजिए डिस्क्रिप्शन में और वहां पे आपको मिलने जा रहा है इस पूरे की डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यहां तक हमें समझ में आ चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाली है सैटरडे वाले दिन और जिसके अंदर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, DSA का DS। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।